दूसरा जन्म सौतेली माँ का रिश्ता सदियों से बदनाम रहा है। मैं सोचती थी कि तुम पर अपनी ममता लुटाकर मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखूंगी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। तुम इतनी जल्दी मुझसे कितनी दूर चले गए कि मैं कुछ न कर सकी। पुलिस लॉकअप में सुरजीत का भी तीसरा दिन था। पुलिस उससे सच उगलवाने में लगी हुई थी, लेकिन सुरजीत ने तो जैसे होंठ ही सिल लिए थे। वह चुपचाप मार सहन कर रहा था। किसी भी प्रकार की धमकी या लालच उसे अपने उद्देश्य में भटका नहीं सकते थे। पुलिस वाले आते और 3rd डिग्री यंत्रणा देकर चले जाते। उसे सिर्फ एक ही बात खाई जा रही थी, आखिर पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? क्या कोई साथी गद्दारी कर गया? वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। हार कर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी तंद्रा को हवलदार ने भंग कर दिया। सुरजीत, ये ले, तेरा खत आया है। मेरा खत कौन दे गया? एक औरत दे गई थी। हवलदार ने यह बताना ठीक नहीं समझा समझा कि खत अंदर तक पहुंचाने की एवज में उसने उस औरत से 100 रुपए का नोट झटक लिया था। सुरजीत ने खत ले लिया। नाम देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। दिल किया कि बिना पढ़े पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दे। खुद पर किसी तरह काबू पाकर उसने 2-4 अक्षर पढ़े और पत्र को एक तरफ फेंक दिया। नफरत की आग से उसका मन झुलसने लगा। उसे याद आने लगा अपना अतीत। कितने सुहाने थे वो दिन। बस पढ़ो लिखो और मौज करो, किसी बात की कोई फिक्र नहीं। पापा सरकारी सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। घर में पैसे या किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। खेती से ही इतनी आमदनी हो जाती थी कि पापा और मम्मी नौकरी न भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं की परीक्षा पास करते ही पापा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला करवा दिया। एक तो खुला खर्च और दूसरी ओर चंडीगढ़ का उन्मुक्त वातावरण। फिर भी उसने बुरी आदतों को पास फटकने नहीं दिया। वह मौज मस्ती करता पर पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता। फिर अचानक एक हादसा हो गया। उसे बताया गया कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी माँ की अकाल मृत्यु हो गई। सुरजीत पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 15 दिन रोता बिलखता रहा था। फिर पापा के मनाने पर लौट आया था। अब जीवन में न उमंग बची थी न तरंग। वह पढ़ाई में डूबकर अपना ध्यान इस हादसे से हटाना चाहता था, पर माँ को भूलना इतना आसान न था। ठीक ठीक 1 महीने बाद पापा ने शादी कर ली थी। यह सुरजीत के लिए दूसरा झटका था। इसकी सूचना चाचा ने फ़ोन पर दी। बाकी किसी बात को बताने की उन्होंने ज़रूरत न समझी। वह छुट्टी लेकर घर आया था। वह पापा से पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी मम्मी को कैसे भुला दिया, क्योंकि उन्होंने शादी ऐसी क्या मजबूरी थी। पर कहाँ पूछ पाया था वह। यह सब नई माँ को उससे बात तक करने का समय नहीं था। 2 दिन रहकर लौट आया था, जैसे किसी लाश को घसीट कर लाया हो। माँ की मृत्यु और पिता के बदले व्यवहार ने उसे विद्रोही बना दिया था। उसकी हंसी को जैसे ग्रहण लग गया था। सारे इंसानी रिश्तों पर उसे स्वार्थ की चादर नजर आने लगी थी। तभी एक उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची थी, जिसने आग में घी का काम किया था। एक दूर का रिश्तेदार बता गया था कि उसकी माँ की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, शायद उसमें सौतेली माँ का हाथ था। यह सुनते ही सुरजीत गुस्से से पागल हो गया था। जब उसने यही बात फ़ोन पर पापा से की तो उन्होंने उसे डांट दिया था। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। अब वह वही काम करना चाहता था जिससे पापा को तकलीफ पहुंचे। सबसे पहले उसने बाल कटवाकर एक फ़ोटो पापा को भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद पापा ने हॉस्टल में आकर कई लड़कों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। वे कह गए थे कि उसे घर में घुसने नहीं देंगे, पर वह घर जाना ही कब चाहता था। घर से पैसे आ जाते थे और कोई संबंध बचा ही नहीं था। सिगरेट, शराब व जुआ अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। पैसा कम पड़ता तो वह सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचता। हॉस्टल में लड़के उससे खौफ खाने लगे थे। अब पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ था। वह फेल हो गया था। टॉप करने वाला सुरजीत फेल हो गया था। प्राचार्य ने प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ उग्रवादियों से हुई। तब उसके विद्रोही मन को हवा मिल गई थी। रहने की व्यवस्था हो गई थी। पैसों की कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही दिनों में हथियार चलाने की कला में पारंगत हो गया था। वह दिन सुरजीत की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था, जब वह अपने एक साथी के साथ सब्जी मार्केट में बम रखाया था।
उन कांपते हाथों की सिहरन आज भी याद है उसे। अगले दिन सभी अखबारों की सुर्खियों में उस सब्जी मार्केट के दिल दहला देने वाले दृश्य थे। 10 आदमियों की मौत और 30 को घायल करने का सेहरा उसके सिर बंधा था। फिर तो उसे इस खेल में मजा आने लगा था। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर वह बच निकल जाता। पकड़ा भी गया तो विचारों की श्रृंखला टूटी। उसने गुस्से में आकर पानी का घड़ा फोड़ डाला। कोने में पड़ा खत जैसे उसे चिढ़ा रहा था। सुरजीत ने खत उठाया आखिरी बार पढ़ने के लिए। प्रिय पुत्र, आशीर्वाद, वाहेगुरु तुझ पर कृपा करे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हो। मेरी तुमसे इतनी विनती है कि इस खत को एक बार नहीं कई बार पढ़ना, फिर ठंडे दिमाग से सोचना और फैसला करना। सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हारी माँ की मौत में मेरा नहीं बल्कि किसी उग्रवादी का हाथ था। वह तुम्हारे पापा को लगातार धमकियाँ दे रहा था। वे लोग 10 लाख रुपए चाहते थे। तुम्हारे पापा के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर वे जानते थे कि एक बार रुपए दे दिए तो बार बार देने पड़ेंगे। वह धमकियों के आगे झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह बात वह इसलिए हजम कर गए ताकि तुम्हारे अबोध मन पर नफरत का जहर न फैले। इस हादसे ने उन्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। रिश्तेदार 2-4 दिनों बाद अपने घर चले गए थे। सदमे की हालत में वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। मैं उनके साथ 15 सालों से काम कर रही थी। मैं ही नहीं बल्कि पूरा विभाग उनके दुख से दुखी था। मैंने उन्हें भावात्मक स्तर पर सहारा दिया। वह संभलने लगे। इस दौरान लोगों ने छींटाकशी शुरू कर दी। वह मेरी बदनामी नहीं चाहते थे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और मैंने हाँ कर दी। जानते हो क्यों? सिर्फ एक नेक दिल इंसान को बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे पापा की दौलत में न तब कोई रुचि थी, ना ही आज है। मेरे पिताजी मेरे नाम बेहिसाब दौलत छोड़ गए हैं। बेटा, लालच उसे होता है जिससे ज़रूरत हो। वह सारी दौलत तुम्हारी ही है और तुम्हारी ही रहेगी। सौतेली माँ का रिश्ता सदियों से बदनाम रहा है। मैं सोचती थी अब तुम पर अपनी ममता लुटाकर मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखूंगी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। तुम इतनी जल्दी मुझसे इतनी दूर चले गए कि मैं कुछ न कर सकी। तुम्हारे पापा सोचते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गलतफहमियां बढ़ती गई और जब उन्हें महसूस हुआ कि अब तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, वे पीछे हट गए। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा था। उन्हें तुम्हारी तस्वीर भी दी थी। मैं चाहती थी कि तुम पकड़े जाओ। जानते हो क्यों? ताकि पुलिस तुम्हें किसी मुठभेड़ में न मार सके। जिस धर्म की दुआई तुम्हारे आका देते हैं, उसमें कहीं यह नहीं लिखा कि निर्दोषों की हत्या करो। हमारे गुरुओं ने सदा समाज की रक्षा का पाठ पढ़ाया है, समाज को नई राह दिखाई है। बेटे, हो सकता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, लेकिन इस माँ को अपना बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा सुरजीत लौटा दो। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। इस बदनसीबी माँ की अरदास स्वीकार कर लेना। पुलिस वाले जो भी पूछे बता देना। तुम्हें कड़ी सज़ा से बचाने के लिए जी जान लगा दूंगी, ये मेरा वादा है। और हाँ, खत बंद करने से पहले बता दूं कि तुम्हारी माँ को सुखे नाम के उग्रवादी ने मारा था। हो सकता है तुमने उसका नाम सुना हो, सिमरन। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही सुरजीत को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। जिस सूखे ने उसे बंदूक थमाई वही उसकी माँ का कातिल था, और जिस औरत से वह नफरत करता रहा वो उसे अपनी ममता की छाँव में सहेजने के लिए बेताब है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। अब उसे समाज सजा की कोई चिंता नहीं थी, पर वह अपनी माँ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अपना दूसरा जन्म वह माँ के आंचल तले बिताना चाहता था। यह विचार आते ही उसके छटपटाते मन को शांति मिल गई। धन्यवाद।